अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए ये शुरू करते हैं इश्क आतिश की नेक्स्ट एपिसोड। थकन के मारे मलिहा का बुरा हाल था, दर्द से बदन टूट रहा था। फिर भी फजर की अजान के साथ ही हस्बे आदत उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे सबसे पहले नूरुल हुदा का ख्याल आया और वो झटके से उठ खड़ी हुई। खड़े होते ही कोई चीज़ उसके वजूद पर से फिसलती हुई उसके पैरों पर गिर गई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। ये कोट किसका था और उस पर किसने डाला होगा? मलिहा को ये समझने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी। झुककर कोट उठा के बाजू पर डालते हुए वो अजीब से एहसास से दो चार हुई थी। वो कोट लिए अपने कमरे में आ गई। कोट बेड पर डालकर वो शॉवर लेने चली गई। 10 मिनट बाद ही वो गीले बालों के साथ कमरे में आई। बालों को तौलिए से सुखाकर उसने चादर ओढ़ी और जायनमाज बिछाकर किबला रुख खड़ी होती उसने नियत बांध ली। नूरुल हुदा यूं भी सहर खेज खेज थे, फिर वो फ्लाइट में नींद पूरी कर चुके थे। सूरज के दिखाते ही वो ट्रैक सूट पहने लॉन में निकल आए। दौड़ते हुए लॉन के कई चक्कर काटकर वो एक जगह रुके। बार बार झुककर अपने पंजों को छूते और फिर एक बार उठे और फिर झुकना भूल गए। वो अप्सरा नहीं थी, वो मगर अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद कपड़ों में एहतमाम से दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए उसके लंबे नम बाल हवा से लहराते बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। मगर वो बेनियाज सी बनी झूले पर बैठी थी जो उसके गुदास पैरों के धक्के से आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को देख रही थी कि तभी सूरज का रास्ता रोक के बादल एकदम से खिसका और उसका वजूद किरणों की जद में आ गया। वो हंस पड़ी और हंसते हुए उसने यूं ही अपना सर झुकाया तो नजर ट्रैक सूट पहने बुत की तरह साकित खड़े शख्स पर पड़ी। वो झिझक गई। वो इस वक्त नूरुल हुदा की वहां मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रही थी। उसने अपने आप से ही सोच लिया था कि रात गए आने वाला दिन चढ़े तक थकन उतारता रहेगा। वो उठी और घूमकर कमरे में चली गई। मून लाइट इन सनलाइट अमेजिंग, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए। वो बाल समेटकर किचन में आ गई। फटाफट ऑरेंज जूस निकालकर उसने जग में डाला और जग गिलास समेत ट्रे में रख के बहादुर को थमाकर लॉन में भेजा। फिर अपने नाश्ते की ट्रे तैयार करके वो किचन से निकलने वाली थी कि उस नूरुल हुदा जूस का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे से अंदर आ गए। हेलो मलीहा, उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते वो बोले तो मलीहा नर्वस हो गई कि उनसे हाथ मिलाए या नहीं। इसी घबराहट में वो उनके हेलो का जवाब नहीं दे सकी, तो वो गैर इरादी तौर पर अपना हाथ नीचे करके उसकी तरफ झुक कर बोले, आई एम रॉन्ग। वो इस बार एतमाद से मुस्कुराए, नॉट इंडीड। फिर उनके हाथ में पकड़े खाली गिलास को देखकर बोली, और चाहिए? नो थैंक्स। मलीहा समझ नहीं पा रही थी कि उनसे किस अंदाज में बात करे, इसलिए बात करने से बचने की खातिर वो ट्रे उठाए उनके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ गई। मगर अगले ही कदम पर उसे रुक जाना पड़ा। मैं 15 मिनट में नहा कर आता हूँ, तब तक आप मेरा नाश्ता तैयार कर लें। कोई ख़ास एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, बस जो बाकी घर वाले लेते हों, अलबत्ता चाय स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुलबानो को हिदायत देकर वो पलटे तो मलीहा को देखते ही उनके मुंह से निकला, व्हाट हैपेंड? उसने फिर भी फ़ौरन से जवाब दिया, नथिंग। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। नूरुल हुदा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ठीक 15 मिनट बाद वो ट्राउज़र पर टी शर्ट पहने डाइनिंग रूम में थे। मलीहा डाइनिंग टेबल पर ही उनकी मुंतज़िर थी। उन्हें देखकर उसने गुलबानो को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा। नाश्ता लग चुका था। नूरुल हुदा ने निवाला मुंह में रखकर दूसरे हाथ से अखबार उठाया, फिर मलीहा की तरफ बढ़ाकर सवालिया लहजे में बोले, न्यूज़पेपर। मलीहा ने नाश्ते से ध्यान हटाकर उनके हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं नाश्ते के वक्त अखबार नहीं पढ़ती। क्यों? वो यूं ही पूछने लगे। क्योंकि अखबारों में ऐसी खौफनाक खबरें छपती हैं कि पढ़कर भूख ही हो जाए। सच कहा। बोलते हुए उन्होंने अखबार खोला और पढ़ने लगे। नाश्ता खत्म होने तक वो अखबार भी खत्म कर चुके थे। नैपकिन से हाथ साफ करके उन्होंने अखबार को तय करके रखा और अपने लिए चाय निकालते हुए उससे बोले, चाय लोगी? मैं चाय कम पीती हूँ, दिन में सिर्फ 1 कप, वो भी शाम में। वो भी नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते बोली। फिर अखबार उठाते उसने बहादुर को आवाज़ दी। बहादुर को भी जैसे पता था कि आवाज़ क्यों दी गई है। वो दूसरे ही लम्हे जूस का गिलास लिए आ पहुंचा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? गिलास उसके हाथ से लेकर उसने पूछा। जी बीवी साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ। नूरुल हुदा ने चाय पीकर खाली कप टेबल पर रखते उससे पूछा, फारिग होकर मेरे रूम में आ जाना। वो समझ गई सामान सेट करवाना चाह रहे हैं और हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद नोक करके उनके कमरे में आई तो सारे ब्रीफ केस खुले हुए थे। एक बड़ा अटैची केस तो बेड पर ही खुला रखा था और खुद नूरुल हुदा हाथ में लगे हैंगर
हाथ में हैंगर लगे कपड़े पकड़कर वार्डरोब का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने खड़े थे। मलीहा, आ जाओ, उन्होंने पलटकर उससे कहा, फिर वार्डरोब में देखते बोले, ये सब किसने खरीदा है? मैंने। बाबा जान का हुक्म था कि कमरे के साथ आपका वार्डरोब भी सेट कर दूं। मैंने तो उनसे बहुत कहा कि पता नहीं आपको मेरी पसंद अच्छी भी लगेगी या नहीं, मगर वो बात अधूरी छोड़कर यूं ही चुप हो गई। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारी पसंद इतनी अच्छी है कि बुरी लग ही नहीं सकती, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? उसने पूछा। इन्हें कहाँ रखूं? उन्होंने कपड़ों से भरे सूटकेस की तरफ इशारा किया। लाएं, मैं रख देती हूँ। उसने बढ़कर उनके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखे और वार्डरोब में जगह बनाने लगी। फिर सूटकेस से कपड़े निकालकर वार्डरोब में लटकाने लगी। उसे मसरूफ देकर नूरुल हुदा साइड में हो गए। ड्रेसिंग टेबल पर से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला, फिर लाइटर से सिगरेट जलाते वो सूटकेस में से अपने डॉक्यूमेंट्स वाला बैग निकालने लगे। तंबाकू की बू महसूस करके मलीहा ने वार्डरोब में से सर निकाल कर देखा और उनके होंठों में दबा सिगरेट देखकर बोली, सिगरेट पीता आदमी हो या धुआं छोड़ता रेल का इंजन, दोनों दिखने में एक से लगते हैं। नूरुल हुदा ने चौंक कर सर उठाते हुए उसे देखा तो कहने लगी, मैं आपको सिगरेट पीने से मना नहीं करती, मगर मेरे सामने सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट बुझा दें। अचानक ही उसके लहजे में जो इस्तेकाक आया था उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ महसूस किया था बल्कि उन्हें अच्छा भी लगा था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उन्होंने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाया। और कोई हुक्म? उनकी बात पर उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है, तो फ़ौरन ही मुआज़रत करने लगी। सॉरी, मैं आमतौर पर इस अंदाज में बात नहीं करती, मगर मुझे सिगरेट से बहुत चिढ़ है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे हर अंदाज में बात कर सकती हो। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोले तो मलिहा नज़रअंदाज करते हुए सूटकेस में से एक बड़ा सा पैकेट निकालने लगी। वो फ़ौरन बोले, इसे मैं खुद रख लूँगा, तुम रहने दो। वो उसे छोड़कर परफ्यूम्स की बोतलें निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगी। नूरुल हुदा ने वो पैकेट निकाला और उसे रखने वार्डरोब की तरफ आए। इसी वक्त बाबा जान और दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गए। आइए बाबा जान। नूरुल हुदा ने जल्दी से सब छोड़ छाड़ कर बेड पर सामान हटाकर उनके बैठने की जगह बनाई। क्या बात है? तुम इतनी सुबह जाग गए, नींद नहीं आई? नींद तो आ गई पर आँख जल्द ही खुल गई। फ्लाइट में सोता रहा था शायद इसलिए। अब आगे क्या इरादा है? क्या जॉब करोगे? नहीं, मेरा इरादा है कि बिज़नेस शुरू करूँ। क्यों नहीं? वो खुश होकर बोले। तुमने इस बारे में कुछ सोचा है क्या बिज़नेस करोगे? कुछ प्लान्स तो हैं, मगर मेरा ख़्याल है पहले यहाँ की मार्केट को सर्च कर लूँ। ठीक कह रहे हो, मगर आते ही काम में लग जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दिन आराम करो, फिर इन मामलात पर गौर करना। वैसे अब तुम आ गए हो तो सारी ज़िम्मेदारियाँ भी तुम्हें ही उठानी होंगी। सफ़र की थकन उतार लो, फिर मैं तुम्हें ज़मीनों का हिसाब-किताब भी समझा दूँगा। बल्कि अगली बार नवाब शाह जाते हुए मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। बाबा जान प्लीज़, ज़मींदारी वग़ैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन हिसाब-किताब वाला मामला आप अपने हाथ में ही रखें। नूरुल हुदा बड़ी इंकिसारी से बोले थे। बाबा जान हँसे और कहने लगे, मज़हर फ़ारूकी का बेटा कहता है कि उसे ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। भाई जी पक्के ज़मींदार थे। मियाँ जी की ज़िंदगी में ही फसलों की बवाई-कटाई का काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिर वो अचानक ही संजीदा हो गए। दिलचस्पी की बात की है तुमने, मुझे भी ज़मींदारी से दिलचस्पी नहीं थी और ना है। भाई जी जब तक थे मैंने कभी मुड़कर भी ज़मीनों की तरफ नहीं देखा, मगर बाप-दादा की निशानियाँ खुद से अलग भी तो नहीं की जा सकतीं। मलीहा नूरुल हुदा के बगैर तो सामान सेट कर नहीं सकती थी और नूरुल हुदा बाबा जान के साथ बातों में मगन थे। वो कुछ दिन देर तो खड़ी इनकी बातें सुनती रही, मगर जल्द ही बोर हो गई। बाबा जान बेड पर बैठे थे और नूरुल हुदा उनके सामने जिस जगह खड़े थे मलीहा की तरफ उनकी पुश्त थी और वो उनकी नज़र में आए बगैर कमरे से निकल सकती थी। उसने हाथ में पकड़ी चीज़ें आहिस्ता से ड्रेसिंग टेबल पर रखीं और नामहसूस अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही नूरुल हुदा के पीछे से गुजरी, बिल्कुल अचानक ही उन्होंने पलटकर उसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। कहाँ जा रही हो? वो गड़बड़ाई, फिर संभल कर बोली, अपने कमरे में। कोई काम है या आराम करना चाहती हो? दोनों में से कोई बात नहीं है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। उनके लहजे में अपने आप इस्तेकाक आ गया था और फिर वो फ़ौरन ही अपनी बात कहकर मलीहा का हाथ छोड़ते बाबा जान की तरफ मुड़ गए थे, जैसे जानते थे कि मलीहा हर हाल में उनके हुक्म की तामील करेगी। मलीहा ने भी उनका हक जताना महसूस किया था, मगर उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। नूरुल हुदा और बाबा जान एक बार फिर अपनी बातों में लग गए थे और वो फिर से बोर होने लगी थी, मगर उसने दोबारा बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान गई थी कि वहाँ एक शख्स ऐसा था जो उसे पूरी जान से महसूस कर रहा था। मलीहा ने वाकई सोच लिया था कि वो दोबारा लाइब्रेरी नहीं जाएगी, मगर उस दिन जो किताब उसने इशू करवाई थी, वो तीसरे दिन ही उसे वापस ले आई।
لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے۔ وہ سچ وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل اسپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شرعن یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں، ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر اس نے پوچھا، پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑھ کر بولی۔ جب مجھے میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس کا نام تک میں نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر میں اب سوچ رہا ہوں یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی، وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ یزمردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں ایک کھنچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لمحیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ بے ساختہ وہ بولی،
यही कि जब बात आपके फैसले की आए तो फरार की राहें ढूँढ लें। ये क्या कह रहा है? उसने घबरा कर सोचा। मैं जो भी कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। वो जैसे मलीहा की सोच को सुन रहा था। आप फैसला करने से डरती हैं, फैसला तो फिर भी बड़ी चीज़ है। आपको तो राय का इज़हार भी मुश्किल लगता होगा। मेरी कोई राय हो तो इज़हार भी करूँ, वो निरूठेपन से दिल में बोली। और ये तो नामुमकिन है कि आपकी कोई राय ही ना हो। मलीहा ने चौंक कर उसे देखा। आपके पास दिमाग है, सोच सकती हैं, तो राय भी रखती होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपनी सोच को ही छुपा लें, जिस तरह अपने जज़्बात छुपा लेती हैं। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपके जज़्बात ही ना हों। जब महसूसात हैं, तो जज़्बात अपने आप ही उभर आएँगे। चलो अगर हों भी तो किसी को क्या परवाह है। एक और तल्ख़ सी सोच उभरी। किसी और को ना सही, आपको तो अपने जज़्बात की परवाह होनी चाहिए, करनी चाहिए। वो रिसान से समझा रहा था। जज़्बात ही तो रूह का अक्स होते हैं और इंसान की शनाख्त महज़ वजूद से नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपने खुद को महदूद कर लिया है। अपनी ज़ात के गिर्द खिंचे इस हिसार को तोड़ डालिए, क्योंकि कोई और तो शायद इस हिसार को पार कर ही ले, मगर आप खुद इस हिसार को पार नहीं कर पाएँगी। मलीहा को अपने सामने खड़े शख्स से खौफ आने लगा था। शायर ने कहा था, मेरा भी चेहरा चेहरा पढ़, मेरे भी हालात बता। मलीहा ने तो ऐसी कोई फ़रमाइश नहीं की थी, मगर विजदान इतनी फुर्सत से उसे पढ़ रहा था जैसे ख़ास तौर पर इसी काम से आया हो। वो घबरा कर खड़ी हो गई। ये मेरे बारे में इतना इतना कुछ कैसे जानता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा है? सोचते हुए गैर महसूस अंदाज में मलीहा ने अपने चेहरे को छुआ। विजदान से उसकी ये हरकत भी चुपी नहीं रह सकी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा आपका दोस्त है, ये आपके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे खामोश देखकर वो कहने लगा, पूछेंगी नहीं मुझे आपके बारे में ये सब किसने बताया है? वो अब भी खामोश रही तो विजदान ने झुककर उसकी आंखों में देखा। आपकी आंखों ने। आप जितना चुप रहती हैं ये उतना ही बोलती हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। मलीहा ने फ़ौरन ही पलकें गिरा लीं तो उसकी घबराहट को महसूस करके बात बदल गया। आपने मुझे लाइब्रेरी में हर तरफ तलाश किया। अगर बालकनी में देख लेती तो आपकी तलाश खत्म हो जाती। मलीहा को याद आया कि लाइब्रेरी में बालकनी भी थी और उस दिन उसने विजदान की तलाश में हर तरफ देखा था, लेकिन बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। आप किताब पढ़ा करती हैं और मैं आपको। एक बात कहूँ, मैंने आपसे पहले कभी किसी को नहीं पढ़ा और आपको तो लगता है हिफ़्ज़ कर लिया है, मगर क्या आपको पता है कि आपकी आँखों से आपकी रूह तक सीधा रास्ता है? आपकी उठती-गिरती पलकों को देखते हुए मैं वो रास्ता खोज आया हूँ। अब आप चाहे कुछ भी कर लें मगर मुझे खुद तक पहुँचने से रोक नहीं पाएँगी। वो चैलेंज नहीं कर रहा था, मगर मलीहा को इतना ही बुरा लगा। इतना सब कहने के बावजूद आप मुझे समझा नहीं सके कि आखिर मैं आपसे शादी क्यों करूँगी? नहीं, वो कहने लगा, पूछना है तो ये पूछें कि मैं आपसे शादी क्यों करूँगा? वो मलीहा की आँखों में झाँकता 2 कदम आगे आ गया। उसकी स्याह मकनातीसी आँखों की कशिश ने मलीहा को गुमसुम सा कर दिया था। क्यों? वो इतनी हल्की आवाज़ में बोली कि विजदान ने शायद सुनी भी ना होगी। क्योंकि जब से मैंने आपको हिफ़्ज़ किया है, खुद को भूल गया हूँ। जब वो जान गई थी कि उसके लहज़े में तस्ख़ीर कर लेने की ताकत है, तो ये क्यों ना मानी कि वो उसे तस्ख़ीर करने आया था। वो लाउंज में आई और बिना किसी तरफ देखे सीधी अपने कमरे में जाने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। मलीहा, अपना नाम सुनकर वो पलटी। लाउंज के सोफ़ों पर बाबा जान और मलिक नासिर आमने-सामने बैठे थे और टेबल पर शतरंज की बिसात बिछी थी। बेटी ज़रा हमारे पास तो आओ। उसे आवाज़ देने वाले मलिक नासिर अब उसे बुला रहे थे। पास जाकर उसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, इधर बैठो मेरे पास। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लिया। कहाँ से आ रही हो? लाइब्रेरी से। पर इतनी गुमसुम सी क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूँ ही लग रहा है, उसने तरदीद करना चाही। यूँ ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो। बेटी, हमने तो सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हँसना-बोलना सीख जाएगी। पर लगता है अभी तक भाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? उसकी तरफ से बाबा जान बोले। ये बात भी सही है, वो हँसे थे। मलिक अंकल मैं जाऊँ? मौका देखते ही उसने पूछा और उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी जाओ। वो उठने लगी तो अज़र फ़ारूकी ने उसे कहा, मलीहा चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर किचन की तरफ से गुज़रते हुए उसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि उसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आई तो उसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो इसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिया को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में आ जाएंगे, मगर उन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे, तुमने बताया नहीं?
तुम पेंटिंग करती हो और ना ही कभी बाबा जान ने ज़िक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही उसने पूछा। वो कैनवस रखकर उसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर के प्रैक्टिस की है। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकालकर तुमने कलर पेंसिल से उन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की थी। और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए थे। टीचर से डांट तो पड़ी ही, साथ में सजा भी मिली थी, और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ, मुझे याद है। अम्मी ने भी मुझे बहुत डाँटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। खजालत मटाने को वो बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुम रोना शुरू हो गई। मैं टीचर की डाँट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आँसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ, जब कभी तुम रोती थीं तो मेरा दिल चाहता था मैं भी ज़ोर-ज़ोर से रोऊँ। वो हँसते हुए मज़े से बोले और उनके अंदाज़ पर मलीहा भी हँस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को ज़िद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर करवाऊँ। आइसक्रीम की फ़रमाइश सर्दियों के लिए मख़सूस थी। मुझे तो तुम्हारे दाँतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में तुम जिस रफ़्तार से कैंडीज़ और चॉकलेट्स खाती थीं कि मुझे यकीन था, बड़े होने तक तुम्हारे मुँह में एक दाँत भी नहीं बचेगा। और याद है किस तरह तुम मेरे कंधों पर चढ़कर कहानी सुननी है कि रट लगाती थीं। बच्चे रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की फ़रमाइश करते हैं, लेकिन तुम्हें सुबह जागने के बाद कहानी सुनने में मज़ा आता था। हाँ, याद है। उनकी बातों पर बेतहाशा हँसती मलीहा हँसी के बीच में बोली, और ये भी याद है कि मुझे कहानी सुनाते-सुनाते आप सो जाते थे और फिर देर से स्कूल जाने पर टीचर से डाँट भी पड़ती थी। और पता है, मैं ये सब जानबूझकर किया करती थी। मलीहा ने एक पुराने राज से पर्दा उठाया था। नूरुल हुदा ने आँखें सुकेड़ कर उसे घूरा। तुम जानबूझकर मुझे डाँट पड़वाती थीं? हाँ, वो उनके घूरने से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। जब मुझे अम्मी डाँटतीं और आप फ़ौरन मुझे सपोर्ट करते, मेरी साइड लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शुरू-शुरू में मैं डर भी जाती कि अब आप मुझे डाँटेंगे या कम से कम दोबारा मुझे कहानी नहीं सुनाएँगे। मगर आप मुझे डाँटे बगैर रोज़ कहानी भी सुना देते। तुम्हें कोई कुछ न कहे इसलिए मैं सब कुछ खुद पर ले लेता और तुम इस बात का मज़ा लेती थीं। उन्हें जैसे वाक़ई सदमा हुआ था। हाँ, मगर मैं फिर यही कहूँगी कि गलती सिर्फ़ मेरी नहीं थी, आपने ही मुझे सर चढ़ा रखा था। मैं आपकी शय पर ही शरारतें किया करती थी, वो भी सिर्फ़ आपके साथ। फिर आपके जाने के बाद मैंने सभी शरारतें छोड़ दीं, और अम्मी भी तो कहा करती थीं, नूरुल हुदा ने ही मलीहा को बिगाड़ रखा है। और मैं सचमुच में ही बिगड़ जाती अगर आप लंदन ना चले गए होते। हाँ, हाँ, सारी बुराई मेरे सर डाल दो। मेरे जाने से तुम्हारी जान छूट गई थी, मगर वहाँ कितने दिन तुम्हें याद करके मैं उदास रहा था, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? बार-बार फ़ोन करता कि तुम्हारी आवाज़ ही सुन लूँ, मगर हर बार जवाब मिलता, मलीहा बात नहीं करना चाहती। वो तो मैं आपसे नाराज़ थी, उसने आहिस्ता से कहा। वो क्यों भला? नूरुल हुदा हैरान हुए। कितने आराम से मुझे छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। अम्मी तो हमेशा बीमार ही रहती हैं और बाबा जान कभी भी बहुत दिनों के लिए घर नहीं रहे। मेरा सारा वक़्त बस आपके साथ ही तो गुज़रता था। मुझे आपके चले जाने पर बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए जब आपका फ़ोन आता तो मैं छुप जाती थी। इतनी लंबी नाराज़गी कि फिर सालों तक बात ही नहीं की, वो शिकवा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि कभी बात ही नहीं की, फ़ोन तो मैं भी किया करती थी। हाँ, साल में 1 बार, ऐसी भी क्या नाराज़ी? नाराज़ी तो बस शुरू के कुछ महीनों तक की थी, मगर फिर बहलने के साथ-साथ मैं आपको भूल भी गई थी। भला तब मेरी उम्र ही क्या थी? 6 या शायद 7 साल। बहुत जल्द ही अजनबी हो गए थे आप, इसीलिए आपसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी। जानता था तुम मुझे भूल चुकी हो, वो अचानक ही संजीदा हो गए थे। मलीहा को अचानक ही एहसास हुआ कि वो जानबूझकर उसके बचपन के हवाले से बात कर रहे थे, और उसे पता भी नहीं चला कि किस तरह बातों-बातों में वो उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो मलीहा ने बिला तअम्मुल उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ऑलवेज़ एंड फॉरएवर। उन्होंने पल भर को उसका हाथ थाम कर छोड़ते हुए एक पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये वही पैकेट था, जो मलीहा उस दिन उनके सामान में देख चुकी थी, पुरानी दोस्ती की नई शुरुआत के लिए। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, तो उसने भी एक मुस्कुराहट के साथ पैकेट उनके हाथ से ले लिया। थैंक्स यू हादी भाई। ओह गॉड! वो बेपनाह खुशी का इज़हार करते हुए बोले। कान तरस गए थे इस तर्ज़ तख़ातुब को सुनने के लिए। वो खज्जल सी हो गई। खुले दरवाज़े पर बहादुर की दस्तक पर दोनों ही इधर मुतवज्जे हुए थे। कहिए बहादुर साहब, आपको क्या कहना है? नूरुल हुदा के इस तरह बोलने पर वो कुछ शर्मा सा गया और कहा, बीवी साहब के लिए सुमेरा बीबी का फ़ोन है। वो फ़ौरन ही खड़ी हो गई। सुमेरा तुम्हारी फ्रेंड है?
हाँ, उसने कहा, फिर ख़्याल आने पर बताया, लेकिन मेरी कज़न भी है, इफ्तिख़ार मामू की बेटी। अच्छा, उन्होंने कहा और वो झटपट फ़ोन सुनने के लिए कमरे से निकल गई। रात इशा की नमाज़ पढ़कर मलीहा अपनी डायरी लिए बालकनी में आ गई। जिनकी निगाह जिस्म के पार जा सकती हो, वो भी दिल से आगे एहसास तक पहुँचकर रुक जाते हैं। मगर विजदान मुस्तफ़ा अजीब शख़्स है, रूह की बातें करता है और बातें भी ऐसी कि सुनो तो दिल चाहे सुनते ही जाओ। पर मेरी दुआ है कि मैं विजदान मुस्तफ़ा से दोबारा कभी ना मिलूँ। मुझे डर है कि ये मुझसे वो सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। हम अपने दिल को थपकते हैं और सोचते हैं कि तितलियों के परों पर कहानियाँ लिखकर बचाएँ कैसे उन्हें धूप की तमाज़त से। विजदान के साथ हुई इस दूसरी मुलाकात को 2 महीने होने वाले थे, मगर मलीहा ने इस दौरान एक बार भी लाइब्रेरी का रुख नहीं किया था। उसे यकीन था कि वो अभी भी उसी दरख्त के नीचे खड़ा होगा, जहाँ उस रोज़ वो उसे छोड़ आई थी। वो लाख इनकार करती, मगर ये सच था कि वो उसे डिस्टर्ब कर गया था। उसके दिल के दरवाज़े तो बंद ही रहे, मगर वही दिल में उस इस अदा से आया, जैसे सूरज की रोशनी बंद दरवाज़ों की झुर्रियों से गुज़र कर अंदर के मंज़र को रोशन करके अपने होने का ऐलान कर दे। मलीहा की हालत इस नादान जैसी थी जो इन अयां होते मनाज़िर से सिर्फ़ सरफ़े नज़र करने को हथेलियाँ आँखों पर रख ले, पर जब उजाले ने पलकों में भी रास्ता बना लिया तो तड़प कर वही हथेलियाँ आसमान की तरफ उठा लीं कि सूरज को ही ढाँप लें। विजदान मुस्तफ़ा के वजूद से फूटती रोशनी ने जब पहले पहल मलीहा की आंखों को छुआ, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेखबरी में उसके आस-पास कितना उजाला बिखर गया था। और जब मालूम हुआ तो वो अंदेशा मोहब्बत से घबरा उठी। अजीब-सी हालत हो गई थी उसकी, बैठे-बैठे चौंक जाती, बोलते-बोलते एकदम ही चुप हो जाती और जब कुछ समझ नहीं आता तो नूरुल हुदा के पास पहुँच जाती। अज़हर फ़ारूकी ने मलीहा में आई इन तब्दीलियों को महसूस भी नहीं किया था, लेकिन नूरुल हुदा ने ना सिर्फ़ इन तब्दीलियों को महसूस कर लिया था, बल्कि वो ठिठक भी गए थे। मलीहा का बेख्तियार अपनी तरफ आना उन्हें चौंका गया था। उन्हें स्टडी में बैठे काम करते हुए बहुत रात हो गई थी। उन्होंने वॉल क्लॉक को देखा, जो 12 बजा रहा था। फिर बाकी काम कल निपटाने का सोचकर वो पेपर्स समेटने लगे। तभी मलीहा आ गई, चाय के 2 कप ट्रे में लिए। उसने ट्रे टेबल पर रखी, खुद भी एक चेयर पर बैठ गई। तुम तो जल्दी सो जाती हो, आज अभी तक कैसे जाग रही हो? और चाय भी 2 कप बनाई है, क्या सारी कस्में आज ही तोड़ दोगी? नींद नहीं आ रही हादी भाई, उसने जैसे शिकायत की। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है और मैं अभी सोने ही जा रहा था। वो उसे छेड़ने को बोले और वो छिड़ भी गई। आप कोई सोने नहीं जा रहे, बल्कि मेरे साथ चाय पिएँगे और बातें करेंगे। वो उसे देख कर बोले, ज़बरदस्ती है? हाँ, है तो, उसने साफ़गोई से कहा, मगर सिर्फ़ आपके साथ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने कप उठा लिया और घूँट भरकर कहा, इफ्तिख़ार मामू आए थे। हाँ, कप होंठों से हटाकर उससे कहा, लेकिन आप तो इस वक़्त घर पर नहीं थे। सड़क से अंदर आते हुए मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मलीहा सर हिलाते हुए बताने लगी। उनके साथ मुनीर मामू भी थे, वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना 25 नवंबर को सुमेरा और आफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से खाला भी आ जाएंगी तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाएं। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला ज़रूरत का क्या चक्कर है? तुम्हारे सब कज़िन्स आए हुए हैं, उनके साथ थोड़ा एन्जॉय कर लेती। और ये आफाक भी तुम्हारा कज़िन ही है ना? उन्होंने पूछा। मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और उस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे 2-2 कज़िन्स की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया है। उसने सर झुकाकर हल्के से कहा, तुम जाना चाहती हो? वो झुककर उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर उसकी झुकी पलकों को देखकर उन्होंने उस पर से नज़र हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट्स निकाल रहे थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलीहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है। इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइज़र का ऑफ़िस और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं। वो नक्शे पर कई जगह उँगली से निशानदेही करते जा रहे थे। कैसा लगा? अच्छा है, वो नक्शे को देखते हुए मुख्तसरन बोली। नूरुल हुदा ने बाकी के 2 चार्ट्स भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर-बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफ़िस की बिल्डिंग के नक्शे हैं। 2 ऑफ़िस बनवाएँगे? उसके पूछने पर नूरुल हुदा मुस्कुरा दिए। नहीं, ऑफ़िस तो एक ही होगा। ये नक्शे 2 अलग इंजीनियर से बनाए हैं और ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी एक का इंतख़ाब करते हुए कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ इनमें से कौन-सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? उनकी बात पर मलीहा गड़बड़ा गई। मैं कैसे बता सकती हूँ?
तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है हादी भाई। सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों को समझना मेरे लिए आसान नहीं। उसने अब भी गुरेज किया तो नूरुल हुदा कुछ चिढ़ से गए। एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलीहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था, आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक विजदान का जुमला समातों में बाज़ गज़श्त करने लगा। मलीहा ने धीरे से इकरार कर लिया। हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गई, फिर मलीहा ने उनके चेहरे से नज़र हटाकर नक्शों को देखा और कुछ देर गौर करने के बाद एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने इस नक्शे को देखा और तौसीफी अंदाज में कहा, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर खींची गई लाइनों की समझ नहीं। वो उनकी बात को अनसुनी करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? चार्ल्स को रोल करके रबर बैंड चढ़ाते वो सरसरी से अंदाज में बोल रहे थे। मलिहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूरुल हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊं। खैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामलात पर मशवरों की ज़रूरत आन पड़ी है, फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा उनसे ही बात करूं। उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रहे हो, बाबा जान ने कहा, और नूरुल हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे। घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वो ऐसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा निवाला चबाना भूल कर उन्हें देखने लगी, जो खुद भी निवाला मुंह में रखकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे। बल्कि एक काम करो, साथ में बैग भी तैयार कर लेना, शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं। सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा के हलक में निवाला अटक गया। उसने फौरन पानी की गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूरुल हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और वलीमा के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मलिहा ने अब बाबा जान की तरफ देखा, जो सारी बातचीत से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। नूरुल हुदा खाना खा चुके थे, हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी की उसे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही है। मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की, तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गए। अब मलीहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, वो नूरुल हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूरुल हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलीहा आंधी तूफान की तरह कमरे में आई और लाइट्स ऑन करके उनके बेड पर चढ़कर बैठ गई। नूरुल हुदा उठकर बैठते हुए बोले, क्या बात है? अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? गो कि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे, फिर भी मासूम बनकर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार रहना। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए, मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो अब भी बन रहे थे। वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। उफ़, वो मैं अभी की बात नहीं कर रही। कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझे देखकर वो संजीदा हो गए। कल मना किया था, आज तो नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भई? वो हैरत से बोले। कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं। क्या बाबा जान को पता है कि तुमने मुझे उनके आने के बारे में बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा जबकि वो जानते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता? मैंने तो यूं ही बातों-बातों में एक बात कही थी। अगर उन्हें मना करना होता तो मना कर देते, सिंपल। तो आपने धांधली की है। उनकी चालाकी समझकर वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, मुझे नहीं पता था कि लंदन वाले इतने बेईमान होते हैं। मगर ये भी तो देखो कि लंदन वाले बेईमानी भी किस कदर ईमानदारी से करते हैं। वो ढिठाई से बोलकर हंसे। क्या खाक ईमानदारी है? शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए, सीधे दोजख में जाएंगे। उसकी मलामत का नूरुल हुदा पर कोई असर ही नहीं हुआ। बोले, ठीक है चला जाऊंगा, मगर अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रात भी तुमने मेरी नींद बर्बाद की थी। उसे जाने का कहकर वो आराम से लेट गए, मगर मलिहा हिली भी नहीं। उससे अब एक नई परेशानी शुरू हो गई थी। मगर हादी भाई, अगर मैं चली गई तो घर का ख्याल कौन रखेगा और आप दोनों कैसे रहेंगे? नूरुल हुदा ने सर पर से चादर हटाकर उसे देखा, फिर गोने के बल उठते हुए कहा, घर का ख्याल रखने के लिए मुलाजिम हैं, और मैं और बाबा जान बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारे बगैर रह ना सकें। लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बाबा जान को नमक मिर्च अपनी पसंद की ही खानी होती है, और आप भी रात को देर से घर आते हैं। तुम्हारा असिस्टेंट बहादुर है ना, भला वो किस मर्ज की दवा है?
मलिहा तब कर बोली, वो किसी मर्ज़ की दवा नहीं है बल्कि खुद लाइलाज मर्ज़ है। तीनों टाइम मुझे उसके सामने खाना रखकर कहना पड़ता है कि बहादुर साहब कुछ खा लीजिए, वरना फ़ौत हो जाएँगे। उसने इस तरह से कहा कि नूरुल हुदा हँसने लगे और हँसते-हँसते बोले, गुलबानो भी तो है, वो सब सँभाल लेगी और फिर 1 हफ़्ते की ही तो बात है। फिर एकदम रौब से बोले, अब उठो यहाँ से निकल चलो। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया मगर वो घूमकर वापस बैठती कहने लगी, हादी भाई, ऐसा करते हैं आज जाने के बजाय 2 दिन बाद मेहंदी के दिन रहने चली जाऊँगी, फिर वलीमा में तो आप आएँगे ही, तो आपके साथ ही वापस आ जाऊँगी। उसे अब तक जोड़-तोड़ में उलझे देखकर वो गहरा साँस भरते उठ बैठे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और बाबा जान तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएँगे? आखिर एक ना एक दिन तुम शादी करके भी तो चली ही जाओगी। एक पल वो उनकी बात पर शर्माई फिर ढीठ बनकर बोली, मेरी शादी हो गई तो आप कौन-सा कँवारे बैठे रहेंगे? देख लीजिए मेरे जाने के बाद आपकी बेगम आकर मुझे रिप्लेस कर देंगी। बहुत बोलने लगी हो मगर मज़ीद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता, मुझे सोना है। लेकिन हादी भाई, वो फिर से कुछ कहने लगी, तो नूरुल हुदा चादर फेंककर बिस्तर से उठे और उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते बोले, तुम्हारे जितने भी लेकिन वेकिंग हैं, अगर मगर हैं, उनका जवाब मैं शाम में दूँगा और अगर तुमने 5 बजे से पहले मेरे कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हें ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगा कि कभी चाहकर भी वापस ना आ सकोगी। उसे कमरे से बाहर छोड़कर वो वापस अंदर मुड़े तो मलीहा भी, हादी भाई बात सुने, कहती उनके पीछे आई मगर दरवाज़ा धाड़ करता उसके मुँह पर बंद किया। मलीहा ने मुक्का बनाकर दरवाजे पर मारने के लिए उठाया मगर खुद ही हाथ गिराकर मुँह बनाती कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग तैयार किया, फिर शाम के लिए कपड़े निकाल कर प्रेस किए। ठीक 5 बजे वो तैयार होकर नूरुल हुदा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उनकी आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नूरुल हुदा ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक ही शर्ट पहने, गले में एक मैरून और दूसरी ब्राउन डॉट्स वाली टाई लटकाए ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसे देखकर बोले, मलिहा, ज़रा बताना तो, दोनों में से कौन सी टाई ज़्यादा सूट करेगी? बैग वहीं साइड में रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर बोली, आप हर बात में मेरी राय लेना ज़रूरी क्यों समझते हैं? उन्होंने दो-बदू जवाब दिया। और तुम हर बात में बहस करना ज़रूरी क्यों समझती हो? उसने सर झटका। फिर 2 कदम आगे आकर एक निगाह उनके सीने पर डाली और जाकर अलमारी में से कुछ ढूँढने के बाद उनकी तरफ आ गई। फिर उनके गले से दोनों टाइयाँ निकाल कर हाथ में पकड़ी ऐश ग्रे कलर की टाई उनके गले में बाँधने लगी। गैर इरादी तौर पर ही नूरुल हुदा की निगाह उस पर टिक गई थी। वो इस वक़्त सफ़ेद रंग की जॉर्जेट की पर शिफॉन की कमीज़ पहने सफ़ेद शिफॉन का ही दुपट्टा कंधों पर फैलाए खड़ी थी। कानों में सफ़ेद मोतियों के आवेज़े थे। आँखों में काजल की सी पतली लकीर और होंठों पर नेचुरल शेड की लिपस्टिक लगाकर बाल कमर पर खुले छोड़ रखे थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि नूरुल हुदा उसे देखते-देखते एक पल को सब कुछ फ़रामोश कर बैठते, जैसे अभी उन्हें कुछ होश नहीं रहा था। टाई की नॉट लगाकर कॉलर सही करते हुए मलीहा उनकी तरफ देखकर यूं ही मुस्कुराई, तो नूरुल हुदा फ़ौरन संभले और मुड़कर आईने में टाई ठीक करने लगे, मगर आईने में भी उनकी निगाह मलीहा के अक्स पर थी। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो। हाय माय फेवरेट वाइट कलर। उनकी आवाज़ पर मलीहा हैरत से बोली, क्यों? इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नज़र न लग जाए। हादी भाई, वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो कि आप बेकार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, उसे रुकने का कहकर नूरुल हुदा ने दराज से कैमरा निकालकर आंखों पर लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं? नूरुल हुदा ने कैमरा नीचे करते हुए कहा, तस्वीर खींच रहा हूँ मगर मुफ्त में नहीं खींचूंगा। बदले में एक मुस्कुराहट मिलनी चाहिए और मलिहा फौरन ही मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट को हमेशा के लिए कैद कर लिया। फिर बाबा जान के कमरे की तरफ आ गए। वो दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जे थे। नूरुल हुदा से एक कदम पीछे अंदर आती मलीहा ने उन्हें दरवाजे की तरफ देखते पाया तो घबराकर नूरुल हुदा का हाथ थाम लिया। नूरुल हुदा ने उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और हल्के से झटके से उसे अपने करीब कर लिया, इतना कि उसका शाना नूरुल हुदा के बाजू को छूने लगा था। ये सारी कार्रवाई बड़े ही गैर महसूस अंदाज में हुई थी। फिर भी बाबा जान की उकाबी निगाहों से छुप ना सकी। बेटी और भतीजे के इस इत्तेहाद को देखकर एक अनोखा ख्याल अचानक ही उनके जहन में आया था। नूरुल हुदा मलीहा को साथ लिए उनसे 2 कदम के फासले पर रुक कर बोले, हम दोनों बस जा ही रहे थे। आपको खुदाफिज़ कहने आए थे। वो अभी तक उसी ख़याल के ज़ेर असर थे, ज़ेर लब मुस्कुरा दिए। नूरुल हुदा उनकी मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट का मतलब तो ना समझे, पर उसे ही गनीमत ख़याल करते हुए बोले, अल्लाह हाफ़िज़ कहकर पलट गए। मलीहा ने भी झट से अल्लाह हाफ़िज़ बाबा जान कहा और उनके साथ हो ली। नूरुल हुदा को ध्यान भी नहीं रहा था कि कमरे से निकलते वक़्त भी मलीहा का हाथ उनके हाथ में था और बाबा जान ने बाहम थामे हुए इन हाथों को देखते हुए अपने ख़याल को फ़ैसले में बदल दिया था। कार गेट पर रोककर नूरुल हुदा ने मलीहा से कहा, जाओ। तो उसने कहा, आप अंदर नहीं आएंगे? इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, अंदर जाऊंगा तो देर हो जाएगी, उन्होंने मजबूरी बताकर कहा।
ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھیں۔ پھر سمد تھا، جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی، جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپ کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ سلام کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی، آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ ہی رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملا لائے۔ دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گھڑی تھی۔ آمنہ، کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی ممانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ۔ وہ سلام کا جواب دے کر اسے اپنے ساتھ لے کر اندر بڑے ہال میں لے آئی، جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا، ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں ممانی جان، ہادی بھائی چھوڑ گئے تھے۔ نور الہدا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی، تو دروازے سے کیوں جانے دیا، روک لیتی۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نور الہدا بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہوائی تبصرہ کیا۔ چھوٹی ممانی بولی، ایسا ویسا آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والی تو وہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نور الہدا نے اس کے گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، آفاق بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ؟ اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے مایوں بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا، جسے بھنا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو۔ ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانو گی۔ چادر تلے ٹھنکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ بس کرو، میری پسلیاں توڑ دو گی۔ ملیحہ نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا۔ وہ الگ تو ہو گئی، پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی، بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہوں نا، وہ متانت سے بولی، اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا، خالہ مما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لیں، اور بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو، ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نہ خواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اسی لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا، باقی سبھی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھی۔ دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا، دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا، ملیحہ نے دھیان نہیں دیا۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والا شام کے دھندلکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی، پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا،
और सुई दुपट्टे में से गुजारने के बजाय सीधी बाएं हाथ के अंगूठे में घुसा दी। मलिहा का तो अंगूठे में उठती टीसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया था। विजदान ने उसके अंगूठे से खून के कतरे को उभरते देखा तो सर झटकता उसके पास चला आया। ये आपने क्या किया? वो उसे मलामत करता उसके सामने घुटना जमीन पर टिकाता हुआ बैठा और उसका हाथ थामने को हाथ बढ़ाया तो मलिहा ने करंट खाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। विजदान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसे तो ले सकती हैं। मलिहा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद रुमाल ले लिया। रुमाल से खून साफ करते हुए उसने विजदान को कहते सुना, आपने लाइब्रेरी आना क्यों छोड़ दिया? मलिहा ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता? वो कुछ भी बोले बगैर मुस्कुराया तो मलिहा ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तो आप रोज वहां जाते हैं? मेरा मतलब है 2 महीने से आप कैसे? वो बेरब्त अंदाज में बोल रही थी। विजदान की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। मुझे यकीन तो नहीं है मगर यही सच है। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मलीहा दम बखुद सी बैठी थी और विजदान भी जैसे इन पलों के शहर से निकलना नहीं चाहता था। विजदान, इस एक पुकार ने तिलिस्म तोड़ दिया। वो दोनों एकदम से जैसे होश में आ गए। विजदान ने गर्दन घुमाकर आवाज के सिमत देखा। गेट से अंदर आता आफाक उसे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे शहर में तलाश कर रहा था। मलीहा ने आफाक को देखा और फिर विजदान को। सरे शाम एक शख्स मलीहा के सामने घुटनों के बल न्याज़मंदी से बैठा था। ये सिचुएशन किसी हद तक काबिल एतराज़ तो थी। इस ख़्याल से वो कुछ शर्मिंदा भी थी, मगर विजदान के चेहरे पर उसे किसी किस्म की घबराहट के आसार नज़र नहीं आए। वो इत्मीनान से उठकर आफाक से गले मिला जो शिकवा कर रहा था। कहाँ होते हो यार? नज़र ही नहीं आते। पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी से काफ़ी नाराज़ हैं। सुबह तो उन्होंने बाकायदा हुक्म ही दे डाला था कि तुम्हें कहीं से भी बरामद करूँ। कोई ख़ास वजह? किसी केस के सिलसिले में वो तुमसे मशवरा करना चाहते हैं। मिजदान उछल पड़ा। एडवोकेट मुनीर हसन को मशवरे की जरूरत है, वो भी मेरे मशवरे की। कुछ ऐसा कहो जिसे मैं मान भी लूं। सीरियसली जा यार, पापा तुझे बहुत मानते हैं और जब से मैंने उनकी उनकी लीगल फर्म ज्वाइन करने के बजाय लीगल एडवाइजर की जॉब की है, तेरे नाम से मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। चल अंदर तो आ। आफाक उसे साथ लिए अंदर चला गया। मलिहा जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। आफाक ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि वो सामने ही बैठी थी और ये मुमकिन नहीं था कि आफाक ने उसे ना देखा हो। मगर जिस तरह उसने मलिहा की अनदेखी की थी, मलिहा को बहुत अजीब लगा था। मलिहा, यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ हॉल में सब ढोलक का प्रोग्राम बनाए तुम्हारे इंतजार में है। उठो शाबाश। साइमा आकर उसके बराबर बैठते हुए बहुत प्यार से बोली, फिर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ उठाती अंदर ले आई। हॉल के एक जानी पीछे कालीन पर मलीहा की तमाम कजन्स अपनी ढोलक लिए बैठी थीं। साथ ही सुमेरा को भी बिठा रखा था, जो हाथ भर लंबे घूंघट में थी, और पास ही सोफे पर विजदान विराजमान था, जो आफाक के साथ बातें करते हुए अपने बाजू से लगी बैठी इरम की छोटी सी पोनी को बार बार खींच रहा था और वो बार बार झुंझला जाती। मलीहा एक उचटती सी निगाह उस तरफ डालकर अपने कजन्स में आ बैठी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं विजदान से दूर जाना चाहती थी और वो एक बार फिर मेरे सामने आ गया है। मैंने खुद को उसकी तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ने से रोक लिया था, फिर आप क्यों उसे दोबारा मेरे रास्ते पर ले आए हैं? यूं लगता है कि मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी उसके आखिरी सिरे पर विजदान को ही खड़ा पाऊंगी। इन सतरों को रकम करके उसने डायरी बंद करके एहतियात से बैग में रखी और लाइट ऑफ करके डबल बेड पर जाकर लेट गई, जिसके एक सिरे पर सुमेरा बेखबर सो रही थी। मलीहा ने दोबारा विजदान को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं पाया, हालांकि वो उसके आस पास ही था। इन 3 दिनों में मलीहा को बिना चाहे ही उसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। वो और आफाक क्लास फेलो थे। एलएलबी करने के बाद उसने मुनीर हसन का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। घर में उसे घर के फर्द की हैसियत हासिल थी और सभी लोग उसे काफी पसंद करते थे। बड़े मामू इफ्तिखार हसन ने तो विजदान को बेटा बना रखा था। मेहंदी का इंतजाम छत पर किया गया था। हवा में हल्की सी खुनकी थी, जो भली लग रही थी। मेहंदी की रस्म से फारिग होकर सब लोग दूल्हा दुल्हन के लिए बने स्टेज पर चढ़ बैठे। जिन्हें स्टेज पर जगह नहीं मिली वो स्टेज के करीब ही कुर्सियों पर बैठ गए, बजाय इसके कि सब मिलकर गाने गाते। तय हुआ कि एक एक गाने शख्स से गाना गाने की फरमाइश की जाए। अब वहां जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था। एक एक करके सब स्टेज के बीचों बीच आकर बैठ जाते और गाना गाकर उठ जाते। मलीहा स्टेज के नीचे कुर्सी पर बैठी टी पिंक कलर के कपड़ों पर हल्की सी शॉल लपेटे हुए थी। गौहर वहीद मुराद का कोको रीना गाकर स्टेज से उतरी और सभी तालियां बजाने लगे कि समद ने आवाज लगाई, अब विजदान की बारी है। सबने समद की पैरवी में विजदान का नाम पुकारना शुरू किया। विजदान अपनी जगह से उठकर इन सब के बीच आकर आकर आलती पालती मार के बैठ गया। मैं गाना नहीं बल्कि इब्ने इंशा की एक नज्म सुनाऊंगा।
ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھری۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی اثر آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کو ہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھی، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اسے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں۔ اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندا روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی باز گزشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم پر اس ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے، ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بنجارے کا، سب جب سونا روپا لے جائے، سب دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا، جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے۔ وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سلجھ جاتی ہے۔ اسے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ مجنڈا اور بلیو کنٹراسٹ کے اس شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزنز کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار حسن نے اسے آواز دی۔ ملیحہ۔ وہ فوراً پلٹی۔ جی ماموں جان۔ بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا بابا جان کو، وہ کبھی بھی پرہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اس لیے پھر اصرار نہیں کیا اور نور الہدا کا پوچھنے لگے، نور الہدا تو آئے گا نا؟ جی ماموں جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ۔ جب افتخار حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے دو قدم ہی پیچھے تھا، اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر بولی، جی، مگر وجدان کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ اس کے سوالیہ انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کلر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئیں، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وجدان نے آنکھیں اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے رخ کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی ہی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ رخ بدل کر وہ ہونٹوں پہ مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔ اس نے گو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اسے اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔
नूर उल हुदा वतन वापस लौटे तो बहुत दिनों तक फारिग नहीं रह सके। फ़ौरन ही गारमेंट्स फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में दौड़-धूप शुरू कर दी और एक भरपूर दिन गुज़ार कर रात जब वो लौटे तो थकन से जिस्म टूट रहा होता। मगर ये थकन बस कसरे फ़ारूकी की चौखट तक ही उनका साथ दे पाती, क्योंकि चौखट के उस पार एक लड़की उनके इंतज़ार में नींद कुर्बान किए जाग रही होती और उनको देखते ही वो मुस्कुराती हुई उठकर पास चली आती और सलाम करने के बाद उनसे कहती, "आप फ्रेश हो जाएँ, मैं खाना लेकर आती हूँ।" फिर जितनी देर में वो फ्रेश होकर कमरे में आते, वो खाना गर्म करके ट्रे में सजाए कमरे में चली आती। नूरुल हुदा उसे देखते ही सोफ़े पर जा बैठते। वो खाना शाम में खा लिया करती थी, मगर अब उसने अपनी भूख को तक़सीम कर लिया था। थोड़ा-सा खाना वो शाम को बाबा जान के साथ खाती और थोड़ा-सा खाना रात में नूरुल हुदा का साथ देने को खाती। मगर आज दरवाज़ा खोलकर अंदर पैर रखते हुए उन्होंने खाली सोफ़े को देखा तो वहीं रुक गए। तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सरगोशी सुनी। साहब खाना लगा दूँ? बहादुर एकदम से किसी कोने से निकल आया। रहने दो यार, भूख नहीं है। बहुत बेज़ारी से बोलकर वो दरवाज़े के आगे बने स्टेप पर बैठ गए। बहादुर सर हिलाकर वापस गायब हो गया था। नूरुल हुदा ने कोट रॉन पर रखा। आस्तीनें कोहनियों तक पहले ही चढ़ा रखी थीं। टाई की नॉट खींचकर ढीली करते हुए उन्होंने गिरेबान के बटन भी खोल दिए। फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और मुस्कुरा उठे। इस वक्त उन्हें शादी हॉल में होना चाहिए था। वो जानते थे मलीहा इस वक्त बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही होगी। खुद वो भी उसे एक नज़र देख लेने को बेचैन थे, मगर फिर ये ख़्याल कि वो उनकी राह देखते हुए बस उन्हें सोच रही होगी कहीं ज़्यादा कैफ़ आ गई था। वो एक हाथ से गुद्दी मसलते खुद से बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मुझ जैसे शख्स से ऐसी इमेच्योर हरकतें कर पाएगी। खुद पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट निकालकर होठों में दबा के जेब से लाइटर निकालकर जलाया। सिगरेट सुलगाते हुए कुछ याद करके उनके हाथ एक पल को रुके, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर झटकते उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। ग्लास वॉल से गुजरकर उनकी नज़रें लाउंज के सोफे पर ठहरी, जिस पर बैठकर उनका इंतजार करते हुए वो पहली रात सो गई थी। और फिर आने वाली कई रातें नूरुल हुदा ने उसे इसी सोफे पर बैठे अपने इंतजार में जागते पाया था। नूरुल हुदा ने एक गहरा कश लेकर धुआं हवा में छोड़ा और मलीहा को देखने की उनकी ख्वाहिश अजीब से ढंग से पूरी हो गई। धुएं में लिपटा उसका हर नक्श बहुत वाज़ेह था। बंद आँखों को ढकते पपोटों पर सजी पलकों का साया गालों पर पड़ रहा था। होंठ नीम-वा थे, उलझे बालों की एक लट उसके गाल को छू रही थी। गुदास बाहों में कुशन दबा था और लंबा दुपट्टा एक तरफ से ज़रा से शाने पर टिका था और दूसरी तरफ से पैरों को छूता कालीन पर बेतरतीबी से बिखरा था। धुआँ तहलील होने लगा तो अक्स भी मिटने लगा। नूरुल हुदा ने एक और कश लेकर धुएँ की दीवार अपनी आँखों के सामने खड़ी कर ली और वो बेखबर हुस्न फिर से उनकी नज़रों में आ ठहरा। मोहब्बत का ये खेल भी कितना अजीब है कि धुंधले मंज़र ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। मलीहा के अक्स को देखते हुए वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए, फिर अपनी ही बात पर चौंक गए। मोहब्बत? उन्होंने धीरे से इस लफ्ज़ को दोहराया और सोच में पड़ गए। वो सोचते रहे, यहाँ तक कि उनकी उँगलियों में दबा सिगरेट सफ़ाए हस्ती से मिटते हुए अपने वजूद की तपिश उनकी पोरों को बख्शकर उन्हें होश में ले आया। बेसाख्ता ही हाथ झटकते हुए उनके होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। तो नूरुल हुदा फारूकी, उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए खुद से कहा, आज ये एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। किसी के तसव्वुर से उनकी आंखें जगमगाई थीं। उन्होंने एक और सिगरेट निकाल कर सुलगाया और धुंधले मंजर फिर से रोशन होने लगे थे। रात का न जाने कौन-सा पहर था। शादी के हंगामे में बुरी तरह थक कर सोई गौहर को उसके 1.5 साल के बेटे ने भूख से मजबूर होकर जगा डाला। उसके रोने की आवाज़ पर पास सोता जुनैद भी जाग गया। गौहर बच्चे के लिए फिटर बनाने उठी और मियाँ को बेटे का ख्याल रखने को कहकर किचन में आ गई। दूध गर्म करके फीडर में डालती वो किचन की लाइट्स ऑफ करके कमरे में जाने लगी तो उसे शक हुआ कि कोई टेरेस पर है। वो हैरान होती टेरेस पर आई तो अंधेरे के बावजूद रेलिंग के पास खड़े वजूद को पहचान लिया। मलीहा, तुम अभी तक जाग रही हो? मलीहा ने पलट कर उसे देखा तो गौहर उसके पास आ गई। और इतनी ठंड में तुम टेरेस पर क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ, उसने कहा। अब चांद को देखना छोड़ो और बिस्तर पर जाकर ख्वाब देखो। बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है। मलीहा ने जैसे ख्वाब से आगे की बात सुनी ही नहीं। मुझे ख्वाब देखने से बहुत डर लगता है गौहर, क्योंकि टूट जाते हैं तो उम्र भर तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ ख्वाब जागती आंखों से सजा लूं। तुमने कभी जागती आंखों से ख्वाब देखे हैं? वो अब गौहर से पूछ रही थी। शादी से पहले देखा करती थी। वो हंसकर बोली, मगर अब तो बंद आंखों में भी बाप बेटे के चेहरे ही नजर आते हैं। फिर संजीदगी से गोया हुई। अच्छा मैं चलती हूँ, वो इसके लिए फिक्र बनाने आई थी। वो जुनैद को परेशान कर रहा होगा और तुम भी अब चांद और ख्वाब की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ।
کل شام میں ولیمہ ہے اور پورا دن اتنی ہلچل مچے گی کہ آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو ملیحہ نے مڑ کر نظریں پھر سے چاند کی طرف اٹھائیں جس پر اس لمحے وجدان کی نظروں کا پہرا تھا، جو لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ بار بار شام کا وہ منظر اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ لمحہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نور الہدیٰ، ملیحہ اور وجدان، تینوں کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار رت جگہ سے آشنا ہو رہی تھیں، اور تینوں ہی اس بات سے لاعلم تھے کہ اس ایک رات کا جاگنا انہیں ساری عمر جگائے گا۔ اف، محبت، ظالم۔ آج نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آنے والے تھے۔ وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تو 10 بجے اٹھی اور ناشتہ کر کے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ گنگناتی جا رہی تھی۔ سمیرہ اسے بلانے آئی تو دروازے میں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ملیحہ کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تو اس نے خود ہی کھلے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کر لیا۔ ملیحہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ سمیرہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ جب آئی تھیں تو الجھی ہوئی سی تھیں، اب جا رہی ہو تو بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، وہ اٹھلائی، پھر بولی، مگر تم میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ شادی کے بعد تو اور بھی نکھر گئی ہو۔ لائٹ پرپل کلر کے ہلکی سی کڑھائی والے کپڑوں میں ملبوس، مہندی لگے ہاتھوں کی کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، ہلکی سی جویلری میں دلہن آپے کا روپ لیے سمیرہ کو دیکھ کر اس نے کہا۔ جواباً سمیرہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میرا نکاح تو شادی کی وجہ سے ہے، مگر تم کیوں کھلی جا رہی ہو؟ سمیرہ نے کچھ فاصلے پر بیٹھی کپڑے طے کرتی ملیحہ کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس کے گالوں کی سرخیاں اور بھی گلابی ہو رہی تھیں۔ ملیحہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جذب سے کہا، محبت سے۔ کیا؟ سمیرہ اچھل ہی تو پڑی۔ ملیحہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اگر محبت ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا کہ محبت اتنا خوبصورت احساس ہے تو کبھی پہروں محبت ہو جانے کے خیال سے خوفزدہ نہ رہتی، مگر اظہار تو اب بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مگر محبت ہوئی کس سے ہے؟ کیا نور الہدیٰ سے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے اندازہ بھی لگایا۔ اس کے غلط اندازے پر وہ سست ہو کر بولی، ان سے محبت ہوئے تو زمانے بیت گئے، اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ کب ہوئی تھی۔ مگر وجدان کا نام نہ لے سکی تو چپ ہو کر یوں ہی بیڈ شیٹ کی اندیکھی شکنیں دور کرنے لگی۔ سمیرہ نے اس کے لہجے کو سمجھا نہیں، اس کے لفظوں کو اپنے اندازے کی تصدیق سمجھ کر چھیڑنے کسی انداز میں بولی، لگتا ہے انہیں بھی تم سے محبت ہے، کل ولیمہ ہوا اور آج لینے آ پہنچے، ایک دن مزید تمہارے بغیر رہ نہیں سکے۔ ہادی بھائی آ گئے ہیں؟ نور الہدیٰ کے آنے کا سن کر اس نے پھر اور کسی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگی چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ کر منیر حسن کی کسی بات کا جواب دیتے نور الہدیٰ نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ بے دھیانی میں ہی کھڑے بھی ہو گئے۔ ملیحہ اسی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر نور الہدیٰ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے آفاق کو خدشہ ہوا کہ وہ سیدھی ان کے گلے لگ جائے گی۔ نور الہدیٰ بھی اس کی تیزی پر بوکھلا گئے تھے، پر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر ملیحہ نے اچانک ہی بریک لگا لیے۔ اپنی غیر ارادی حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی، اسی لیے کچھ بول بھی نہیں پائی، اور نور الہدیٰ نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اور بابا جان کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور بابا جان کا حال بھی بہتر ہے۔ پھر اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ اور وہ فوراً بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ بھی واپس اپنی جگہ بیٹھتے بولے، جی ماموں جان، آپ کیا کر رہے تھے؟ اور ان کی بات چیت کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جڑ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنا بیگ لینے کمرے میں آئی تو ایک دم سے وجدان کا خیال آ گیا۔ اتنے دنوں سے تو وہ یہیں تھا، پر آج صبح سے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ لیے نیچے آ گئی۔ نور الہدیٰ سب سے رخصت لے کر اس کا بیگ اٹھائے آفاق کے ساتھ گیٹ سے نکل گئے۔ سب سے ملتی وہ سمیرہ تک آئی۔ سمیرہ پل بھر کو اس کے گلے لگ کر بولی، اللہ حافظ۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ ملیحہ اچنبھے سے بولی تو اس نے کہا، طریقہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ویسے تو میں جب بھی آتی تھی تو جاتے وقت تم کیسے روکتی تھی؟ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اچھا شام کو چلی جانا، اور آج کتنے آرام سے مجھے بھیج رہی ہو، ایک بار بھی نہیں روکا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں آج میرے روکنے سے تم نہیں رکو گی، اس کے نروٹھے پن کے جواب میں سمیرہ شوہے سے بولی، پر وہ سادگی سے کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے آئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں رک سکتی۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت وجدان اندر آیا تھا۔ اس نے ملیحہ کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سب لوگوں کو۔ آپ جا رہی ہیں؟ پہلی بار وہ سب کی موجودگی میں اسے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ ملیحہ، اب آ بھی جاؤ، نور الہدیٰ انتظار کر رہا ہے۔ آفاق نے گیٹ سے اندر منہ کر کے کہا تو کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل گئی۔
मेरी खातिर झूठ बोलते-बोलते मुझसे भी झूठ बोलना सीख गए हैं। कार की खामोशी में मलीहा की खफगी भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो उसकी तरफ मुड़े और कोई वज़ाहत माँगे बगैर बोले, आई एम सॉरी। मलीहा ने उन पर एक खफ़ा सी निगाह डाली और मुँह फेर लिया। उसकी खामोशी को महसूस करके वो फिर बोले, मलीहा, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ ना। माफ़ी माँगने की नौबत ही क्यों आई? वो यूँ ही रुख मोड़े बोली, फिर उनकी तरफ देखते हुए कहा, जानते हैं मैंने आपका कितना इंतज़ार किया था? जानता हूँ, वो हल्के से मुस्कुराए। फिर आए क्यों नहीं? कभी-कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतज़ार में बेचैन है। मलीहा ने सर झुकाकर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कह रहे हैं। फिर अपनी बात कहकर अब मुँह फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। नूरुल हुदा ने डैशबोर्ड से एक एनवेलप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मलीहा ने उनके हाथ की तरफ देखा, फिर एनवेलप में रखा कागज़ निकालकर पढ़ने लगी। वो जैसे-जैसे पढ़ती गई, उसके चेहरे पर जोश के आसार नज़र आने लगे। आखिर वो उनका बाजू दबोचकर ज़ोर से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा हादी भाई, जब मुझे पता चला कि आर्ट्स कौंसिल नए मुसव्विरों के लिए एग्ज़िबिशन अरेंज करना चाहती है, तो मैंने मज़ाक-मज़ाक में ही अप्लाई कर दिया, पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। वाक़ई, वो बहुत दिल से हैरान हुए। हाँ, और पता है इसमें लिखा है कि वो लेटर में से कुछ पढ़ते हुए एकदम ही चुप हो गई। उसे ख़्याल आया कि जब उसने एनवेलप में से लेटर निकाला था, तो वो खुला हुआ था। वो मशकूक से अंदाज़ में बोली, हादी भाई, ये एनवेलप आपने खोला था? अब वो मज़ीद एक्टिंग का इरादा छोड़कर हँसते हुए बोले, सॉरी अगेन। हादी भाई, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसीलिए आपको और बाबा जान को नहीं बताया था। वो बुरी तरह से चिढ़ गई। नूरुल हुदा कहने लगे, एनवेलप पर आर्ट्स कौंसिल लिखा देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, मगर मैंने बाबा जान को नहीं बताया। तुम उन्हें अपना सरप्राइज़ दे सकती हो। आप मुझसे कुछ मत कहें, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उसे रूठते देखकर उन्होंने सड़क पर एक तरफ गाड़ी रोक दी। मलीहा, उन्होंने आवाज़ दी, मगर वो मुंह बसूरे बैठी रही। इधर देखो। उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कान पकड़कर बोले, सॉरी। लेकिन वो अपने हाथों को देखती रही, उनकी तरफ देखा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो मलीहा ने झटकते उनके हाथों को अलग कर दिया। आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ? वो यूं बोले जैसे उसका बुरा होना नामुमकिनात में से हो। तो वो एकदम ही हंस पड़ी। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। उसके हंसते चेहरे को देखकर नूरुल हुदा रिलैक्स हो गए। कुछ देर पहले ही नूरुल हुदा बाबाजान और मलीहा को स्टडी में छोड़ गए थे और जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर गए थे। आइए बाबाजान और मलीहा, तुम भी आ जाओ। कुछ देर बाद बाहर आकर वो दोनों से बोले। बाहर आकर उन्होंने बाबाजान से कहा, जाइए, आपके कमरे में एक सरप्राइज़ गिफ्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। वो अपने कमरे में जाने लगे तो मलीहा भी उनके पीछे चल पड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? नूरुल हुदा ने फ़ौरन उसका बाजू पकड़कर रोका। बाबा जान का गिफ्ट देखने। बाबा जान का बर्थडे गिफ्ट है, पहले उन्हें देखने दो, तुम बाद में देख लेना। जी नहीं, मुझे अभी देखना है, हाथ छोड़ें। वो ज़िद से बोली, कहा ना बाद में देखना। वो अड़ गए, अब वो अपना बाजू छुड़ाने लगी। छोड़ें मुझे। तुम आराम से खड़ी रहो, बाबा जान आप जाइए। उसे खामोश करवाकर वो आखिर में बाबा जान से बोले, जो उनके झगड़े की वजह से रुक गए थे। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में गए और मलीहा ने शोर मचा दिया, मुझे भी देखना है, हाथ हाथ छोड़ें हादी भाई। बर्थडे तो याद नहीं रहा, अब बड़े आए हैं बर्थडे गिफ्ट देने वाले। बोलने के साथ ही वो दूसरे हाथ से उनकी गिरफ्त ढीली करने की कोशिश करती रही, मगर उन्होंने उसका बाजू नहीं छोड़ा, तो उसने अचानक ही उनके हाथ में दांत गाड़ दिए। नूरुल हुदा ने तड़प कर अपने हाथ को झटका, मगर उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत ही रखी। जंगली बिल्ली कहकर हिसाब भी बराबर कर दिया। खुद ही होंगे जंगली बिल्ली, बल्कि बिल्ले। सख्त बुरा मनाया गया था। आखिर नूरुल हुदा ने उसका बाजू छोड़ दिया। जाओ। और वो भागती बाबा जान के कमरे में घुस गई, पर घुसते ही ठिठक कर रुक गई। ये, उसने हाथ से आतिशदान पर लगी अपनी बड़ी सी फ्रेम शुदा तस्वीर की तरफ इशारा किया, तो उसके पीछे आते नूरुल हुदा बोले, यही तो है बाबा जान का बर्थडे गिफ्ट। पर ये तो मेरी तस्वीर है। वो अब भी हैरान थी। हाँ, और मुझे बाबा जान के लिए इससे बेहतर कोई तोहफा मिला ही नहीं। इसके मुकाबले पर मैं और कोई तोहफ़ा कबूल भी नहीं करता। बाबा जान नूरुल हुदा से कहते मलीहा के पास आए और उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोले, इस तोहफ़े को पाने के लिए मैंने 7 साल रातों को जाकर दुआएँ माँगी हैं, और उसकी पेशानी चूम ली। फिर वो फ़ौरन ही उस जज़्बाती कैफ़ियत से बाहर भी आ गए। मैं लॉन में जा रहा हूँ, चाय वहीं ले आओ। वो तो चले गए, मगर अब मलीहा अब भी उसी कैफ़ियत में थी। उसे याद करना चाहा, आखिरी बार कब बाबा जान ने अपनी बेसाख्ता शफ़क़त का इज़हार किया था। सवाल कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था, जवाब नहीं आया। नूरुल हुदा ने उसे गुमसुम देखकर हल्के से उसके सर पर चपत लगाई। कहाँ गुम हो? मलीहा ने रुख बदलने के साथ ही अपना मूड भी बदल लिया। शौक़ी से बोली, मैं सोच रही हूँ हादी भाई कि मेरी तस्वीर अच्छी आई है या मैं सचमुच इतनी ही खूबसूरत हूँ। नूरुल हुदा ने एक नज़र उसे देखा और कहा, तुम्हारी तस्वीर भी अच्छी आई है और तुम भी बहुत खूबसूरत हो।
आप बटरिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। वो उन्हें तीखी नज़रों से देखकर बोली, ये सब छोड़ो और बताओ तुम अपना सरप्राइज़ कब दे रही हो? कभी नहीं, उसने कहा और कमरे से निकल गई। नूरुल हुदा भी उसके पीछे बाहर आए। कभी नहीं क्या मतलब है? मेरा दिल चाह रहा है कि बाबा जान भी एग्ज़िबिशन में आए, मगर मैं जानती हूँ वो नहीं आएँगे। तो फिर बताने का भी क्या क्या फ़ायदा? वो रुकी नहीं और यूँ ही चलते हुए उनसे बातें करती हुई किचन की तरफ आ गई। तुमने कैसे सोच लिया कि बाबा जान नहीं आएँगे? बस मैं जानती हूँ। बेकार अंदाज़े मत लगाओ। उन्होंने उसे डाँट दिया। फिर उसकी सूरत देखकर प्यार से बोले, परेशान क्यों होती हो? अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो मैं उन्हें मना लूँगा। आप मनाते कहाँ हैं? आप तो धाँधली करते हैं। उसने बच्चे की तरह मुँह बनाया तो वो रौब से बोले, मैं जो भी करूँ मगर तुम आज ही बाबा जान को एग्ज़िबिशन के बारे में बताओगी। नहीं तो मैं बता दूँगा, बस 1 हफ़्ता ही रह गया है। हाँ री भाई, बाबा मना कर देंगे। उसने फिर वही बात दोहराई तो नूरुल हुदा झुंझला गए। एक तो तुम्हारी सुई कहीं भी अटक जाती है। अब जाओ ज़रा चाय का बंदोबस्त करो और चाय खुद ही बनाना। तुम्हारा चहेता बहादुर तो जुशानदा सामने रख देता है। वो होंठ काटती किचन में चली गई तो वो भी बाहर लॉन में आ गए। कुछ खास खबर छपी है? चेयर पर बैठते हुए उन्होंने शाम का अखबार देखते बाबा जान से पूछा। खुद ही देख लो। उन्होंने अखबार नूरुल हुदा की तरफ बढ़ाया जिसे पकड़ने के लिए नूरुल हुदा ने हाथ भी नहीं उठाया और कहा, जरा देर में चाय आने वाली है और मलीहा कहती है खाने पीने के वक्त अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। भूख खत्म हो जाती है। बहुत मानते हो उसकी। अखबार वाला हाथ नीचे करते हुए वो बोले तो नूरुल हुदा ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। तुम्हें मलीहा कैसी लगती है? ये सवाल इस कदर अचानक था कि नूरुल हुदा भी गड़बड़ा गए और बुखलाहट में कुछ बोल ही ना सके तो उन्हें देखने लगे। मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था मगर कुछ दिन पहले ये ख्याल मेरे जहन में आया कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। बाबा जान ने धमाका ही कर दिया था। नूरुल हुदा तो पहले गड़बड़ाए हुए थे, अब तो बिल्कुल ही सिटपिटा गए। बाबा जान रुके नहीं, कहने लगे, यूं तो शायद मैं इस बारे में कभी सोचता भी नहीं मगर मैंने महसूस किया है कि तुम दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोस्ती भी। फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूँ। नूरुल हुदा अब संभल चुके थे मगर अपनी दो टोक फितरत के बावजूद वो बाबा जान के सामने मलीहा के बारे में ऐसी बात करने से हिचकिचा गए। बाबा जान ने भी उनके गुरेज को समझ लिया था। मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ सकता हूँ, बेशक मलीहा मेरी बेटी है, लेकिन मैंने तुम्हें भी हमेशा अपना ही बेटा समझा है और बेटा बाप के सामने अपने दिल की हर बात कह सकता है। बोलो, वुड यू लाइक हर? आई लव हर। बाबा जान की बात से तकवीयत पाकर वो अपने फितरी अंदाज में बेझिझक बोले थे। बाबा जान हैरान हुए बगैर मुस्कुरा दिए, मगर उनकी मुस्कुराहट से नर्वस हुए बगैर उन्होंने अगले ही पल कहा, मगर इसके बावजूद मैंने मलीहा से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। अब वो कुछ हैरान हुए थे। मोहब्बत करते हो फिर भी शादी के बारे में नहीं सोचा? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मलीहा ऐसा नहीं सोचती मगर सोच तो सकती है। वो एक पल को खामोश हो गए, फिर कहा, वो मेरे और अपने मौजूदा रिश्ते से मुतमईन है और मुझे नहीं लगता उसे इस रिश्ते में किसी कमी या गुंजाइश का एहसास होता है। उसे एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत सादा और मासूम है। फिर कम उम्र भी है और इसलिए इन बातों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं। मगर बच्ची भी नहीं है, ध्यान दिलाया जाएगा तो गुंजाइश भी निकल आएगी। बाबा जान चुप हुए तो नूरुल हुदा ने कहा, ठीक है, मगर पहले आप मलीहा से उसकी मर्ज़ी मालूम कर लीजिए। लेकिन बाबा जान, अगर वो इनकार करे, तो प्लीज़ उसे मजबूर मत कीजिएगा। बाबा जान ने उनकी तरफ गहरी नज़र डाली। और अगर वो ना कर देगी, तो क्या तुम्हें दुःख नहीं होगा? उन्होंने बाबा जान को देखा और एक बेनाम मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई। दुःख तो होगा, मगर मैं मलीहा की खुशी की खातिर अपना दुःख भी सह सकता हूँ। वो अपनी बात कहकर अभी चुप ही हुए थे कि हाथ की पुश्त पर एक रेशमी एहसास ने उन्हें उन्हें चौंकाया। सर उठाकर देखा तो मलीहा चाय की ट्रे टेबल पर रख रही थी और झुकने की वजह से उसका दुपट्टा कंधे से फिसल कर उनके हाथ पर आ गिरा था। मलीहा इस बात से बेखबर थी कि उनके और बाबा जान के बीच क्या बात चल रही थी, मगर उसने नूरुल हुदा का आखिरी जुमला सुना था और जिसे सुनकर उसके होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बेड सँभालते हुए उसने एक कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर ठीक इसी वक़्त उन्होंने हाथ में पकड़ा अख़बार अपने और मलीहा के बीच तान दिया था। ये अपने चेहरे के तासुरात को छुपाने की एक लाशऊरी कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि मलीहा उनके चेहरे से उनकी और नूरुल हुदा की बातचीत का मफ़हूम अख़ज़ कर ले, मगर उनकी लाशऊरी हरकत मलीहा को ताज़ियाने की तरह लगी थी। तहक़ीर के शदीद एहसास ने उसकी हिस्सियात ही सलब कर लीं। नूरुल हुदा को भी बाबा जान का ये अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? उन्होंने बाबा जान को मलीहा की तरफ ज़बरदस्ती मुतवज्जे किया। टेबल पर रख दो बेटा, कहकर फिर से अखबार में गुम हो गए। मलीहा ने कप उनके सामने रखा और कुर्सी पर बैठ गई, मगर वो चुप सी हो गई थी। उसकी खामोशी को महसूस करके नूरुल हुदा उससे यहाँ वहाँ की बात करने लगे। उनकी बातों से वो वाकई बहल गई थी। फिर उसे याद आया,
जो نور الہدا نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نوآموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی ہی بار کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدا کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدا کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان، آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضی سمجھ رہی ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدا باہر نکلے تو ملیحہ دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہاری بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدا کے لاشعور میں کوئی اسپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے تو ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔